है बेटा। एंड जस्ट कल बनाया हमने इसको, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। माइग्रेशन से क्या समझ में आता है आपको? माइग्रेशन बोलने से क्या दिमाग में आती है बात? पलायन करना। पलायन करना, वेरी गुड। अभी बहुत चर्चा में है ये वर्ड है। तो माइग्रेशन होता क्या है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। The temporary or permanent movement of people from one place to other. ओके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह परमानेंट या टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए या परमानेंट जाना, इसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन। तो ठीक इसी तरह से ये तो कोई भी जगह हमने बोला, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इस तरह से, इसी प्रकार इंटरनेशनल माइग्रेशन इज टेम्पररी और परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। यहाँ से उठे चले गए, अमेरिका में शिफ्ट हो गए, थोड़े कुछ दिन रहे आ गए, या जाके परमानेंटली उधर ही नौकरी करने लगे। नाउ किस प्रकार कैसे होते हैं फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन? बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, आज बातें ज्यादा करेंगे हम लोग, पढ़ाई नॉर्मल है। फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन कैसे होता है? एक फोर्स्ड माइग्रेशन होता है। फोर्स्ड माइग्रेशन जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई और हमें जगह को छोड़ना पड़ा, ठीक है। इसमें रिफ्यूजीज भी आते हैं, भगा दिया गया मान लो, एसाइलम सीकर्स जो आपको आके बोलते हैं हमें जगह दो, या पीपल फोर्स टू मूव ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, देश के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई जिसकी वजह से वो जाना पड़ा, या उनको उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है और इसलिए वो फोर्स्ड है। तो इस तरह से जो होता है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, अंदर आंतरिक कलह हो गया है देश में और लोग रहना नहीं चाह रहे हैं, लोग जाना चाह रहे हैं। इस तरह की स्थिति अगर कभी पैदा होती है कहीं, तो अफ्रीकन कुछ कंट्रीज वगैरह में देखेंगे जो आके अमेरिका और ये सब में जाके अपना वो मांगते हैं कि भाई हमको रहने दो। तो इस तरह से फोर्स्ड माइग्रेशन एक होता है। उसके बाद होता है फैमिली मेंबर्स, पीपल शेयरिंग फैमिली टाइज ज्वाइनिंग पीपल हु हैव ऑलरेडी एंटर्ड एन इमिग्रेशन कंट्री। जो ऑलरेडी, मान लो मैं चला गया अमेरिका, ठीक है ना, अब मैं वहां रह रहा हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो अकेले यहाँ क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे, दे वुड लाइक टू ज्वाइन विथ मी, तो वो भी आ जाते हैं इस वजह से। तो मान लो फैमिली का कोई एक मेंबर बाहर गया, तो उससे फैमिली अटैचमेंट होने की वजह से बाकी फैमिली के मेंबर भी उधर चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रिटर्न माइग्रेशन। मतलब क्या होता है, कल मैंने जैसा आप लोग पढ़ाया था कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन बताया था, रिवर्स ब्रेन ड्रेन। हाँ, उसी तरह से है। कल वाला वीडियो मिल गया था? आई होप। यस सर। ओके, तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन जैसा है वैसे ये रिवर्स माइग्रेशन भी होता है। अगर मान लो सुविधा ठीक ठाक मिल गई, अभी जो अपने केस में हुआ था, अपने स्टेट में बाहर से बहुत जो लोग बाहर काम करते थे वो माइग्रेट कर गए थे, और जो जिसको ऑलरेडी हम लोग बोल रहे हैं ना प्रवासी भारतीय मजदूर, प्रवासी मजदूर, ये प्रवासी वहां के लिए थे। जब वो हमारे यहाँ आ गए तो प्रवासी मजदूर नहीं है, वो यहाँ के तो वासी हैं ही, और वो रिवर्स माइग्रेशन हुआ। वो प्रोसेस एक्चुअल क्या है, रिवर्स माइग्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है यार। इसलिए उनको रिटर्न माइग्रेंट्स कह सकते हैं। उनको प्रवासी बोलना अच्छा नहीं है, वी मस्ट से रिटर्न माइग्रेंट्स, वो वापस आए हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसको रिवर्स माइग्रेशन कहेंगे। तो कुछ माइग्रेंट्स जो होते हैं, पीपल हु रिटर्न टू देयर कंट्रीज टू ओरिजिन आफ्टर ए पीरियड इन अनदर कंट्री। कुछ कंट्री में यहाँ तो इंटरनेशनल माइग्रेशन पढ़ा रहे हैं, इसलिए कुछ उस कंट्री में कुछ दिन रह के फिर वापस आ जाते हैं। तो उसको, एक मिनट, नीतू, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आप इसी क्लास से हो? यस सर, सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 बेटा 11 बजे हम करेंगे, वैसे फिर ज्वाइन कर गए तो आप पढ़ लीजिए, काम आएगा, ठीक है। 11 बजे आपका क्लास हम करते हैं, ठीक है बेटा। 9 बजे पहले करते थे, लेकिन कुछ बच्चे, हाँ ठीक है। आप ज्वाइन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको 11 बजे का टाइम बता देते हैं, बिकॉज
कुछ बच्चों ने बोला कि 9 बजे हम सारे जोड़ नहीं पाते हैं, तो आपका टाइम 11 बजे कर दिया गया है। ये सेमेस्टर 4 है क्या सर? ये बीए पार्ट 1 है। सेमेस्टर 4 12 बजे। अच्छा, बीए पार्ट 1। ओ, सेमेस्टर 4 बीए 12 बजे करेंगे और सेमेस्टर 2 11 बजे करते हैं। नो प्रॉब्लम, आप सुनिए, काम आएगा। छोटा सा टॉपिक है, जानना चाहिए, बहुत सारे डिस्कशन इस पे हो भी रहे हैं। तो ये ठीक है बेटा। तो ये क्या है कि पीपल हु रिटर्न टू देयर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन आफ्टर अ पीरियड और अदर पीरियड, ये क्या करते थे, जैसे अपने यहाँ के मजदूरों को ले लो, ये काम करते थे उनको लो, वो क्या करते थे, बाहर काम करते थे, यहाँ से माइग्रेट कर गए थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो अपने घर वापस आ गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रिवर्स माइग्रेशन किया, इसलिए दे विल बी कॉल्ड एज रिटर्न माइग्रेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, नाउ आता है टाइप्स, कितने तरह के माइग्रेशन होते हैं। तो माइग्रेशन बेटा, देयर आर सम 4-5 माइग्रेशंस आर मेंशन्ड हियर। टाइप ऑफ माइग्रेशंस, दैट इज, एक लीगल माइग्रेशन होता है, वैध तरीके से आप जाते हैं, वैध तरीके से प्लान। एक होता है अवैध तरीके से प्लान, जिसको इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं। एंड उसके बाद माइग्रेंट्स कहो या माइग्रेशन, टाइप ऑफ माइग्रेशन है तो यहाँ माइग्रेशन लिखना चाहिए था। ठीक है, लीगल माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, देन इर्रेगुलर माइग्रेशन, देन रिफ्यूजीज, देन लेबर माइग्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ माइग्रेशन लिखा है, ये भी माइग्रेंट्स, और जो लीगल तरीके से जाएंगे वो लीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे। प्रोसेस जो होगा वो माइग्रेशन होगा, जो कर रहे हैं वो माइग्रेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? हेलो? यस सर। तो ये प्रकार है। आपको एक छोटा सा नोट्स लिखने आएगा, दैट्स ऑल। अभी मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ डिटेल्स में, एक कुछ का डेफिनेशन बता देते हैं आपको। अब लीगल माइग्रेंट्स कौन कहलाएंगे? लीगल माइग्रेंट्स वो कहलाएंगे माइग्रेंट्स दैट लीगली इंटर इनटू द कंट्री, हैव अ वैलिड इमिग्रेशन वीजा एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट वीजा में अंतर समझ में आता है? पासपोर्ट, यस सर। पासपोर्ट सर, वीजा में वहाँ पे रहने का परमिट मिलता है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। पासपोर्ट ये है कि हमारा देश बोलता है कि तुम दूसरे देश में जा सकते हो, और वीजा ये होता है कि सपोज मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, तो अमेरिका उस पर टप्पा लगाता है कि भाई तुम यहाँ रह सकते हो, तो जो उसने परमिशन दिया वो कहलाया वीजा। तो इस तरह से जो प्रॉपर पासपोर्ट वीजा परमिशन के साथ जो जाते हैं लीगल माइग्रेंट्स कहलाते हैं। कुछ आपने सुना होगा कि किसी ग्रुप के साथ, किसी डांसिंग ग्रुप के साथ, किसी सिंगिंग ग्रुप के साथ गए और जाने के बाद वहीं रह गए, खो गए किसी तरह से, फिर जुगाड़ लगा के उधर ही चुपके से छपके से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, और वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं गए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं गए, या मान लो का जो वीजा है वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो बोला अब कहाँ जाएंगे यार, इधर ही किसी तरह से छुपा के रहो, कौन देखता है, इतना बड़ा देश है, कौन चेक करेगा। तो इस तरह से जो रह जाते हैं वो इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, बात समझ में? अब इरेगुलर माइग्रेंट क्या होते हैं? द पीपल हु इंटर एंड रिमेन इन कंट्री ऑफ व्हिच दे आर नॉट अ सिटीजन इन ब्रेक ऑफ नेशनल लॉज। इरेगुलर माइग्रेशन है, गए, वहां के नियम कानून को फॉलो नहीं किया, लेकिन वहां जाके सेटल हो गए चुपके से, तो वो इरेगुलर माइग्रेंट में शामिल होते हैं। और वो जो है, एक संस्था है IMO, वो एस्टिमेट करके बताया है कि इरेगुलर माइग्रेंट्स जो है वो 1/3 ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू डेवलप्ड कंट्रीज। आधा जो पॉपुलेशन इंटर होता है उसका 1/3 जो है इरेगुलर ही होता है। ठीक है, जैसे तैसे करके उस कंट्री में घुस जाते हैं। अब हमने बताया था एक और लेबर माइग्रेशन, जिसकी चर्चा अभी बहुत ज्यादा हुई है अपने देश में, विद इन कंट्री, और ये लेबर माइग्रेशन जो होता है वो अदर कंट्री में भी होता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर इज डिफाइंड बाय द 1990 यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली एज। जो लेबर माइग्रेशन कैसे डिफाइन किया गया है, अ पर्सन हु इज टू बी इंगेज्ड, इज इंगेज्ड और हैज बीन इंगेज्ड। जो इज टू बी इंगेज मतलब जो काम में इंगेज किया जाने वाला है, इज इंगेज मतलब जो ऑलरेडी इंगेज्ड है, हैज बीन इंगेज जो पहले से इंगेज, इन रेम्यूनरेटेड एक्टिविटी,
in a state of which he or she is not a national, मतलब नागरिक नहीं है। कभी कभी तुम देखे हो कंपनी कुछ लोगों को ले जाती है अपना काम करने के लिए। मान लो मुझे मेरे पास एक कंपनी है और मुझे विदेश में काम मिल गया, ठीक है, ठेका मिला कोई बड़ा काम, तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरे सेटअप के साथ अपने लेबर्स को भी साथ ले जाएंगे, उसका परमिशन वीजा का प्रोसेस हम करवाएंगे और हम 3 महीने 4 महीने जो भी हमारा काम है उस काम में करेंगे। तो वो क्या हो गए, वहां वो लेबर माइग्रेशन, हम लेबर को लेके जा रहे हैं, लेबर माइग्रेशन काम के लिए एंगेज्ड। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, उसके बाद कुछ और टाइप्स देख लो। टेम्पररी लेबर माइग्रेंट्स, हाईली स्किल्ड। अब लेबर में भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। लेबर में एक होता है कि टेम्पररी लेबर माइग्रेंट, जिसको बोलते हैं गेस्ट वर्कर्स। गेस्ट वर्कर मतलब गया कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जो मैंने अभी बात बताई, हम मान लो कंपनी के साथ लेबर्स गए और वहां उन्होंने काम किया, काम खत्म होने के बाद अपना वापस आ गए। गेस्ट टेम्पररी लेबर मार्केट्स, टेम्पर माइग्रेंट, या उसको गेस्ट वर्कर्स भी कहते हैं। और कुछ होता है जैसे मान लो हमारे आईटी स्किल वाले हैं, अच्छे से हमने बताया था ब्रेन ड्रेन में, वो क्या होता है, क्या होता है वो, सर आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। हाँ, तो अभी क्लियर है? हाँ ओके। तो हाईली स्किल्ड बिजनेस माइग्रेंट्स होते हैं जो पीपल विद क्वालिफिकेशन एज मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस और सिमिलर who move within the internal or who seek employment through international labor markets for scarce skills. Many countries welcome such migrants and have special skill and business migration programs to encourage them to come. अब क्या होता है, कल को याद करो, कल के टॉपिक को याद करो कि कैसे कैसे वो पुल फैक्टर्स होता है, ब्रेन ड्रेन का पुल फैक्टर्स देखो, तो उसी पुल फैक्टर्स की वजह से भी माइग्रेशन होता है। वहां अच्छा व्यवस्था मिल रहा है, वहां के नियम कानून ऐसे बनाते हैं कि जो अट्रैक्ट करते हैं, और जिस कंट्री में अच्छी सुविधा मिल रही है लेकिन लोग क्वालिफाइड हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जिनको नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, वो यहाँ अच्छी सुविधा, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, अच्छी सुविधा अपने कंट्री में नहीं मिला, दूसरे कंट्री ने अच्छी सुविधा दी और वहां उन्होंने उसके फेवर में नियम कानून बनाए हुए हैं, तो वो क्या करता है, उधर से माइग्रेशन कहलाता है, हाईली स्किल्ड एंड बिजनेस माइग्रेशन कहलाता है, और जो माइग्रेट करते हैं वो हाईली स्किल्ड एंड बिजनेस माइग्रेंट्स कहलाते हैं। नाउ क्यों टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस का एक चार्ट है जिसका बना अच्छा सा बना हुआ था, सीधा मैंने उसको कॉपी करके डाल दिया है। अब यहाँ देखिए कैसे होता है। इमिग्रेशन, 2 वर्ड है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ मीनिंग समझ में आएगा। इमिग्रेशन, IMMIGRATION, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है मूविंग इनटू अनदर कंट्री, किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो आप जो दूसरे कंट्री में चले गए वो इमिग्रेशन कहलाया। और एक होता है एमिग्रेशन, EMIGRATION। एमिग्रेशन मतलब मूविंग आउट ऑफ अ कंट्री, हमारे देश से दूसरे देश में गए, तो ये जो देश से दूसरे देश में जाने का प्रक्रिया हुआ वो कहलाया इमिग्रेशन। दोनों वर्ड में डिफरेंस बहुत रेयर जगह आप लोगों को बताएगा, क्लियर करके रखो। कहीं मैक्सिमम लोग इस दोनों चीज को एक ही समझते हैं, कभी बोलते हैं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इट इज नॉट ए स्पेलिंग मिस्टेक, ये तो दोनों अलग अलग वर्ड है। इमिग्रेशन का मतलब कि दूसरे कंट्री में जाना, जब आ गए वहां जब पहुंच गए तो वहां वाले लोग बोलेंगे कि ये इमिग्रेट किया, ऑलरेडी इमिग्रेटेड है, ठीक है। और हमारे यहाँ से गया तो जाने का प्रोसेस जो कहलाया वो कहलाया इमिग्रेशन, ठीक है बेटा। ई वाला, ई से याद रखने के लिए ध्यान रखना, ई से होता है एग्जिट, मतलब बाहर जाना, आई से होता है इन। तो आई वाला जो है वो कंट्री में जाना हुआ, और ई वाला जो हुआ वो एग्जिट हुआ, मतलब यहाँ से जाना हुआ। याद रहेगा, ट्रिक भी बता दिए, ठीक है। अब इंटरनेशनल हुआ सिंपल, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, moving from one country to another. देन वॉलेंटरी, मूविंग बाय चॉइस, भाई मेरी इच्छा है मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में बाहर में मिल गया काम, मैं बोलूंगा यार छोड़ो, वहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटी है, सब कुछ मिलेगा, अच्छा रिसर्च करने का ये मिलेगा, सैलरी भी अच्छी है, चलते हैं। तो दैट इज वॉलेंटरी, ठीक है, मेरी इच्छा है। फोर्स्ड, अभी हमने बताया आपको, मूव रीजन से, जैसे लड़ाई हो गई, बाढ़ आ गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे हो गए जिसकी वजह से हम यार यहाँ रहना मुश्किल हो गया, जाते, तो ये फोर्स्ड हो गया।
टेम्पररी गए, कुछ दिन के लिए काम मिला, हम वहां गए, काम करके फिर वापस आ गए, तो ये टेम्पररी या सीजनल भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रूरल टू अर्बन, मतलब जो अपने कंट्री में बहुत होता है, रूरल टू अर्बन, गाँव से उठते हैं पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, हम लोग वहाँ काम, महाराष्ट्र जाते हैं। तो ये हो गया कि गाँवों से, इवन हर एक स्टेट में भी गाँव से शहर की ओर जाते हैं। जैसे अपने बेगूसराय को ही ले लो, तो बेगूसराय के जो गांव के लोग हैं वो शहर में आके रहना चाहते हैं, या रोजगार मिलने की संभावना रहती है, थोड़ा बिजली पानी ठीक रहता है, सड़कें ठीक है, ऐसा संभावना है। वैसे तो अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, सब सुख सुविधाएं गाँवों की तरफ ही जा रही हैं, लेकिन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, अर्बन टू रूरल भी होता है, उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि सीधा ही होता है। हमारी इच्छा हुई, मान लो यार इधर छोटे से जमीन पे घर बनाए हुए हैं, गाँव में हमारे पास बड़ी जमीन है, खुला वातावरण है, सड़कें पहुंची हुई हैं, 10 मिनट में पहुंच ही जाएंगे शहर, तो क्यों ना गांव में रहा जाए, है ना, अपने लोग हैं वहाँ। तो इस तरह से अर्बन टू रूरल भी होता है, शहर से गांव की तरफ भी लोग जाते हैं। तो ये सब टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन है। और ये जो है, ये बढ़िया से ये 2 वर्ड समझ लेना बेटा, ये 2 वर्ड समझ लेना, कहीं भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, किसी को भी एक्सप्लेन करोगे, जब कभी बाहर जाओगे या यहाँ कोई पढ़े लिखे लोगों से आपका डिस्कशन हो गया, तो यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि ये दोनों 2 डिफरेंट वर्ड है और दोनों का मतलब क्या होता है। इमिग्रेशन इज व्हेन समवन लीव्स अ कंट्री, और आई इमिग्रेशन इज व्हेन समवन इंटर्स ए कंट्री। ठीक है, ठीक है, याद करने का तरीका यस सर। क्लियर बता दिया। अब क्या होता है, यस सर। अब समस्या ये आती है कि हम क्यों माइग्रेट करें भाई, माइग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, कारण तो पूछेगा आपको। तो माइग्रेशन करने के कारण यस सर। एक पुश फैक्टर होता है, मतलब यहाँ से धक्का मार दिया, जाना पड़ा, ठीक है, धक्का, एक पुल फैक्टर होता है जो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, भी आ जाओ आ जाओ, ठीक है। पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, बहुत सारा जनसंख्या है यार, उसमें से कुछ लोग उठा यार हम यहाँ दिक्कत हो रही है, क्या करें, तो चलते हैं, है ना। देन इकोनॉमिक हार्डशिप्स, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी लोग कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर पुअर है तो भी माइग्रेशन करने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद आता है परसिक्वेशन, उसके बाद आता है फोर्स आउट। इसका मीनिंग आप लोग पता करके मुझे कल बताना, ठीक है, कुछ होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। फोर्स आउट ताकि कुछ काम आप लोगों के ऊपर भी रहे। फोर्स्ड आउट, इतनी क्लिंजिंग, जबरदस्ती मतलब भेज रहे हैं। नो जॉब, काम नहीं है। स्टारवेशन मतलब भूखा पड़ रहा है, भूखे हैं, स्टारवेशन मतलब होता है भूखा, ठीक है। स्टारवेशन एंड डिसास्टर्स, डिसास्टर्स आ गया मतलब कुछ प्रलय आ गया, ठीक है। मैरिज, शादी हो गई, अब हम मान लीजिए किसी हमारे यहाँ की जो है अपने एक कंट्री की लड़की है और दूसरे कंट्री का लड़का है, दोनों काम कर रहे हैं, शादी हो गई वहां, अब क्या करेंगे, नाउ शी इज फोर्स्ड टू मूव। या अपोजिट केस ले लो, तो हर केस में मान लो क्या है, इस केस में क्या है, मूवमेंट के लिए हम फोर्स हो गए, हम क्या करेंगे यहाँ रह के, अपने साथ चले गए वहां, तो इस तरह का फोर्स मूवमेंट हुआ। एक हार्श होता है हार्श इन्वायरमेंट, वातावरण अच्छा नहीं है, हार्श मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट, तो वातावरण अच्छा नहीं है या रहने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, क्या करते हैं यहाँ के माँ बाप, बोलते हैं यार यहाँ माहौल अच्छा नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा, बाहर भेज दो, ऐसा करते हैं ना। अब माहौल हम ही लोग अच्छा बनाएंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, पैसा खर्च होता है फालतू में, है कि नहीं। तो हार्श इन्वायरमेंट हो जाता है। तो ये सारे जो है पुश फैक्टर्स है, ये लोगों को माइग्रेट करने के लिए धक्का देते हैं, जाओ जाओ जाओ। ये पुल फैक्टर्स होता है। एबल टू सपोर्ट पॉपुलेशन, मान लो जैसे अभी क्या बताया हमने, कुछ कंट्री ऐसा नियम बना रखे हैं कि अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारे पास आ जाए, अच्छे अच्छे टीचर आ जाए हमारे पास, तो उन्होंने ऐसा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने का एक नियम बना रखा है, तो वो फैक्टर्स जो है लोगों को पुल करता है कि यार वहाँ बहुत अच्छा है, पॉपुलेशन को बहुत सपोर्ट मिलता है, चल वहाँ चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वहाँ मोर अपॉर्चुनिटीज है, अगर सुविधाएं बहुत ज्यादा है, मान लो जॉब के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगे, वहाँ काम मिलना आसान होगा, तो लोग क्या करेगा, वो ये जो फैक्टर्स हुआ जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो पुल करेगा लोगों को, अपने ऊपर आकर्षित करेगा। उसके बाद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बढ़िया जीवन मान लो जीता है, वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे घर में लोग रहेगा, गाड़ी में घूमेगा, लाइफ जो है थोड़ा बेहतर लाइफ जिएगा, तो वो अगर ऐसा सिचुएशन है वहाँ कहीं भी, तो वो जगह क्या करेगा, लोगों को अपनी तरफ पुल करेगा।
उसके बाद रिसेप्टिव सोसाइटी होता है जो, मान लीजिए आप मेरे घर आए, आपका हमने स्वागत किया, आपको बढ़िया से वेलकम किया, आपको रहने दिया, आपको मैंने रिसीव किया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि बाहर से आया है यार इसको थोड़ा सा बाहरी की तरह देखो। जैसे क्या करते हैं नॉर्मली, एक ट्रेंड होता है कि अरे बिहारी है, बाहर से आया है, ये बिहार से आया है, इन लोगों का लेवल अदर स्टेट में सोचते हैं ऐसा। मान लो अगर कोई ऐसा स्टेट है या कोई ऐसा कंट्री है जो हमें इज्जत से, जैसे ही हम गए तो हमें अरे यार फलाने जगह का है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसा अगर सोसाइटी समाज मिले तो वहां लोग रहना चाहता है हमेशा, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशंस किसी कंट्री में या किसी राज्य में बना हुआ है तो वहां लोग जाना चाहेंगे। देन एक्सेप्ट रिफ्यूजी, कुछ कंट्रीज जो होते हैं बोलते हैं यार ये गरीब आदमी है, रिफ्यूजीज है, जाएंगे कहाँ, हमारे पास हम सक्षम है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इस तरह के कंट्रीज हैं, बोला हम सक्षम हैं, इनको कुछ खिला पिला सकते हैं, हमारे यहाँ रहो, ठीक है। तो ये सर एक्सेप्ट करता रिफ्यूजीज है, मतलब क्या होता है? हाँ अगर एक्सेप्ट करता है रिफ्यूजी को तो ये पुल फैक्टर हुआ, खींचता है अपनी तो तरफ। इसका मतलब, रिफ्यूजीज का मतलब? रिफ्यूजी मतलब होता है बेटा जैसे मास लोग जो है ना वो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में रहने चले गए, भाई मुझे रहने दो। रिफ्यूजी शरणार्थी बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। सर इंडिया में तो बहुत है, हाँ 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 वही है, हम लोग भी, म्यांमार से आए थे। हम लोग भी अब कहाँ जाएंगे, तो चलो ठीक है रहो। तो ये शरणार्थी होते हैं, हमें शरण दो भाई, हम कहाँ जाएंगे, तो रिफ्यूजी का हिंदी होता है शरणार्थी। और उसी तरह से शरण मांगने वाले होते हैं वो असylum सीकर्स होते हैं, ठीक है। तो सिटी लाइफ, ब्राइट लाइट्स है ना, बड़ी बड़ी सड़कों के चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स लगे हुए हैं, दिन में भी रात में भी ऐसा लगता है चमकता हुआ लग रहा है, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना एंड ऑल, है ना। तो लोग रहना चाहते हैं, तो फुल फैक्टर्स होता है, बोलता है यार वो तो शहर बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, दिन 24 घंटा लाइट रहता है। देन पार्टनर वर्क्स देयर, मान लीजिए हम में से कोई अगर वहां काम करता है, पार्टनर से यहाँ मैरिज से कनेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो हस्बैंड काम कर रहा है अमेरिका में तो वाइफ यहाँ क्या करेगी, वो अपने वाइफ को ले जाएगा। बच्चे अगर यहाँ है तो उसको भी लेके चला जाएगा, पापा है मम्मी है तो वो भी उनको लेके चला जाएगा, क्या करेंगे यहाँ रह के, तो एक साथ रहेंगे हम लोग, अच्छे शहर में रहेंगे। तो ये सारे जो होते हैं माइग्रेशन के, ये पुश फैक्टर्स हैं, ये पुल फैक्टर्स हैं। बाय दिस आई एम फिनिशिंग दिस चैप्टर। आपके लिए इतना ही बेटा, जब पीजी में जाओगे, एमए में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में हम लोग माइग्रेशन के थ्योरी पढ़ेंगे। तो राडोज मॉडल और ऐसे कई सारे इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने मॉडल दिया है कि कैसे क्या क्या रीजन है, उसको मैथमेटिकली कैसे एनालाइज करेंगे, और क्या क्या फैक्टर्स होता है जिस फैक्टर की वजह से वो जाएगा, फिर वो कैसे अफेक्ट करेगा, कितना आदमी माइग्रेट कर सकता है, इस तरह का अनुमान का जो है वो थर्ड सेमेस्टर में एमए में एक सिलेबस है, वो थोड़ा और लंबा है। आपके लिए तत्काल यू मस्ट नो द बेसिक्स, क्योंकि ऐसे सिस्टम बने हुए हैं ना कि पेज में क्या पढ़ाया जाएगा। तो आपको माइग्रेशन का एक इंट्रोडक्शन पढ़ना था, माइग्रेशन एंड ब्रेन सर ड्रेन। सेमेस्टर 2 का क्लास कंटिन्यू है क्या? हाँ बेटा कंटिन्यू, मैं तो आपके ग्रुप में भी सब कुछ डेली क्लास का वीडियो दे रहा हूँ आपके। यस सर, कल नहीं हुआ कल हुआ था क्लास क्या? कल क्या हुआ था कि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, कल वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसका पीपीटी ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। कल जो हमने पढ़ाया उसका पहले ही दे दिए थे बेटा। कल क्या हुआ, आपका केवल सेमेस्टर 2 का ही वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। सर टॉपिक क्या था बता देते तो हम पढ़ लेते। टॉपिक जो है बेटा कल आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने वो बताया था। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही था कल? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही जो पीपीटी दिए हुए हैं ना उसी को हमने एक्सप्लेन किया था। यस सर हो गया। एक दिन पहले हम लोग केवल थ्योरी ऐसे ही पढ़े थे और दूसरे दिन कल जो है उसको पीपीटी से हमने एक्सप्लेन किया। जो पीपीटी सर इधर से क्लास मेरा बहुत अब्सेंट हो गया था, थोड़ा सीटेट की तैयारी में लगे हुए थे। 5 जुलाई को एग्जाम होना था लेकिन डेट बढ़ गया है। फिर सीटेट कीजिए, सीटेट वो रिक्वायरमेंट है क्योंकि जॉब के लिए जरूरी है, उसको पढ़ना भी वो भी जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं सर इसीलिए थोड़ा मेरा क्लास ना इधर से अब्सेंट हो चुका है बहुत दिन तक, अब नहीं करेंगे। आपके सारे ग्रुप में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। मैं जितना भी हाँ सर वही ग्रुप से पढ़ लेते थे, जो छूट जाता था ना ग्रुप से पढ़ लेते थे। और अब भी खत्म हो जाएगा तो फिर रिवीजन भी करेंगे। थोड़ा सर
जब तक एग्जाम नहीं होगा तो आप एक्सप्लेन करके बता देते हैं ना तो अच्छे से समझ में आ जाती थी। थैंक यू आज भी आप लोगों का करेंगे, आज उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आज फॉर्मूला से कैसे कल टेबल से कैसे निकालना है एरिया बताया था, आज फॉर्मूला से कैसे निकालना है उसको बताएंगे। ठीक है बेटा, 11 बजे ज्वाइन। यस सर, ठीक है। उसी में थोड़ा सा ठीक है रिवाइज, सर, आज से रहेंगे कंटिन्यू। ठीक, उसी में थोड़ा रिवाइज भी करा देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। ओके। एंड प्रिंस, राहुल, अनिमेश, Yes, sir. हाँ, तो आप लोगों को कुछ Yes, कहना है sir. बेटा? बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो छोटा टॉपिक था तो जल्दी खत्म हो गया। Yes, sir. अनिमेश ने कहा था कि वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट छूटा हुआ है, तो मैं कोशिश Yes, करता Yes, sir. हूँ उसको पूरा कर देता हूँ। और इसको करने के बाद आपका पेपर 1 मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको केवल रिवीजन करना बाकी रहेगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता प्रीवियस रिवाइज करते हैं, है ना? क्या करना यस सर। है? ठीक है। सर एलपीजी का एक बार कर देते हैं। एलपीजी फिर से करा दें? एलपीजी का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग नहीं सुने होंगे। तो चलो, हुआ कहाँ? आप ये वेबसाइट देखें? यस सर। वेबसाइट में देखना, जो वीडियो लेक्चर्स बाय आवर टीचर्स करके एक आता है, उसको अगर क्लिक करोगे तो 5-6 टीचर्स का आपको मिलेगा, वो फोटो मिलेगा। उसमें आप हमारे वाले फोटो को क्लिक कीजिएगा, 43 वीडियोज हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें आप देखना एलपीजी भी है। नहीं है तो घबराओ मत, आपने एलपीजी बोल दिया, हमने नोट कर लिया, हम एलपीजी का भी फिर से एक दिन पीपीटी करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। यस सर। जब रिवाइज करा देंगे उसमें क्या है। और बोलो। प्रेम सर क्लास नहीं लेते हैं सर सेमेस्टर 2 का? सर का थोड़ा सा अभी एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा घर में थोड़ी सी परेशानी है, तो वो बिजी है, लेकिन क्लास प्लान है सर का, सर भी लेंगे क्लास। सर भी लेंगे, ठीक। सर भी लेंगे, सब प्लान किए हुए हैं ऑलरेडी। जल्दी आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा और क्लास शुरू हो जाएगा। प्रेम सर तो जून तक लेते रहे हैं, बहुत लास्ट तक वो कोई क्लास लेते रहे। हमने तो बंद कर दिया था जून में गर्मी छुट्टी में, लेकिन वो तो गर्मी छुट्टी में भी सर लेते रहे हैं क्लास। ठीक है। और राहुल, आपकी तरफ से कोई टॉपिक? Yes. No, sir. नो, सब ठीक ठाक है? Yes, sir. रिवीजन करते रहेंगे। बाकी आप लोग क्या कीजिए, जब तक आशंका बनी हुई है कि एग्जाम होगा नहीं होगा ये होगा, तो क्या करो, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वारी शुरू कर दिए हो, पढ़ना शुरू कर दिया Yes, इसको? Yes, sir. सारी तैयारियां चल रही हैं अभी सर लॉकडाउन में। ये अचानक बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी और उसी में क्रैक करना है। ये अच्छा समय है, इसको यूज कीजिए, काम आएगा आपके। ठीक है? यस सर। हाँ, और नोट्स बनाइए, हर एक टॉपिक का नोट्स बनाइए। अखबार पढ़ने की आदत डालिए, खास करके अंग्रेजी अखबार को पढ़िए, और उसमें एडिटोरियल पढ़िए, और उसमें से जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग्स लिखते रहिए, वो आपको बैंक के एग्जाम में काम आएगा। ठीक है बेटा? और प्रैक्टिस वगैरह के लिए आरआरबी का वैकेंसी अभी निकला हुआ है, अप्लाई कर दो। आधार कार्ड थोड़ा मांगता है, यू मे सिक प्रैक्टिस के लिए देख देना नियम है कि नहीं है, अदरवाइज मतलब चांस मिस होगा तो फिर आगे रिक्वायरमेंट होगा तो दिक्कत हो जाएगा। या ऐसे ही मॉक टेस्ट करो उसका। ठीक है? बैंक्स में किस तरह का एग्जाम पूछा जाता है, मॉक टेस्ट ले लो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसको प्रैक्टिस करके देखिए कि आपका क्या पोजीशन है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने यस सर, उसके लिए एक ग्रेड अप ऐप है सर, मॉक टेस्ट के लिए। उससे बहुत अच्छा मॉक टेस्ट। हाँ, अड्डा है, ऑनलाइन तैयारी है, ऐसे 3-4 एप्स हैं, उसमें आपको आते रहते हैं मॉक को करोगे तो पता चलेगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, हमको कितना इंप्रूव करना है। खास करके बीए पार्ट 1 वालों के लिए बहुत अच्छा है। अभी से तैयारी करोगे तो बीए पार्ट 3 होते होते आपका स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बैंक के लिए, एलआईसी के लिए, एओ, ट्रिपल ओ, बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें आपके बीए पार्ट 1 वाले का बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा सा पढ़ते रहो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का वैकेंसी 18 से एग्जाम होने, ये फॉर्म भरना शुरू होगा, तो वो भी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। 18 आई थिंक 28 से, सॉरी 22 या 28 से फॉर्म भरना शुरू होगा। तो अभी आप डिग्री करोगे उसके बाद वो अप्लाई करना, बीए पास चाहिए उसके लिए। कुछ क्वेश्चंस का बैंक है हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए,
और जितना मौका कम से कम 4-5 घंटा रोज पढ़ो। अच्छा मौका मिला है, सब कुछ बंद है, बंद रहना मजबूरी है, घूमने भी नहीं जा सकते हैं, दोस्तों के पास भी नहीं जाएंगे, तो बंद रहना है तो सबसे अच्छा दोस्त बनाओ किताब को। ठीक है बेटा, किताब से दोस्ती करके देखो, यू विल एंजॉय लाइफ, एकदम बेहतरीन रहेगा आपका। नोट्स लीजिए, आपको ये वेबसाइट से लीजिए, कोई भी लिटरेचर वाला जो पीडीएफ वगैरह किसी टॉपिक पे मिलता है तो उसको पढ़ने की कोशिश करो, उससे भी आपको फायदे होंगे। इसमें हतोत्साहित किसी भी हालत में नहीं होना, कभी भी आप लोगों का लाइफ चेंज हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा एकदम। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने खुद कभी, आप शांति से बैठना मेरे साथ 2-3 घंटे, हम अपनी स्टोरी सुनाएंगे। लाइफ अचानक बदलता है, प्रयास करते रहने की जरूरत है। अगर प्रयासरत नहीं रहेंगे, आपके पास डिग्री नहीं रहेगा, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा, मौका आया क्या करोगे? ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए और एक दिन आप लोग सब बेहतर करेंगे। आप सिंसियर हैं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में भी रेगुलरली क्लास ज्वाइन करते हैं, मतलब आप सिंसियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक बार आप सिंसियर हैं तो आप तरक्की भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके पास, आप कभी बहाना बनाएंगे नहीं कि सर इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। जब इस बंद सिचुएशन में भी आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जब 6 बजे 6:30 बजे आप लोग ठंडे में क्लास करने आ जाते थे, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये मान के चलो। एक आदमी अगर सिंसियर है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है बेटा, चलो। यस सर। तो आज के लिए करें खत्म? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। और नीतू के लिए आप 11 बजे ज्वाइन कर लेना बेटा, फिर से आपका अपने क्लास में। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो, गुड डे, एंजॉय एंड एंजॉय लाइफ फुल। थैंक यू सर। गुड डे। हाँ।